Hello dear students, this is the next video of history, third chapter, the Delhi Sultans. In last video we discussed about how did the Delhi become an empire from a garrison town. So in this video we will discuss about the administration and consolidation under the Khaljis and the Tughlaqs. मैंने आपको 5 डायनेस्टीज़ बताई थी कि दिल्ली सल्तनत मीन्स किंगडम, और दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टीज़ थी, सेकंड खलजी डायनेस्टीज़, थर्ड तुगलक डायनेस्टीज़, फोर्थ सैयद डायनेस्टीज़ एंड फिफ्थ लोधी डायनेस्टी. द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज लोधी डायनेस्टी. तो इसमें हम स्पेशली खलजी और तुगलक्स के टाइम पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि कोई भी एक ग्रुप जिनके ऊपर चार्ज होता है या जिनका काम होता है रूल्स को क्रिएट करना, मतलब रूल्स बनाना, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना और उनको एनफोर्स करना जिस एरिया में वो शासन कर रहे होते हैं. सो I am repeating this definition again and you have to note it down. Administration refers to the group of individuals who are in charge of creating and enforcing rules and regulations. या फिर एक लीडरशिप पोजीशन जिसका काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना और उसे इम्पोज मतलब लागू करना, शुरू करना अपने एरिया में. द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम खलजी और तुगलक्स की बात करें. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खलजी रूल फ्रॉम 1290 टू 1320 CE. खलजीज ने 1290 से 1320 ईस्वी तक रूल किया था. एंड तुगलक्स रूल्ड फ्रॉम 1320 टू 1414. और तुगलक्स ने जस्ट इनके बाद, खलजीज के बाद 1320 से 1414 तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत में. द कंसोलिडेशन, अब धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, जो कि दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पर स्टार्टिंग में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बना था, सुल्तान बना था, तो उस वक्त दिल्ली सिर्फ एक गैरिसन टाउन था. गैरिसन टाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, द टाउन विच इज़ सराउंडेड बाय फोर्ट्स. ऐसे टाउन्स जो चारों तरफ से किले से घिरे रहते हैं उन्हें गैरिसन टाउन कहते हैं. तो इस तरीके से दिल्ली जो स्टार्टिंग में सिर्फ एक गैरिसन टाउन था, उसने अपने आसपास के एरिया को भी कैप्चर कर लिया था. दीज एरियाज इज़ नोन एज हिंटरलैंड. इन एरिया को क्या कहा जाता है? हिंटरलैंड कहा जाता है. जो मेन सिटी के आसपास का एरिया होता है, द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और अ पोर्ट, उसे हिंटरलैंड कहते हैं. एंड दीज लैंड ऑफनली प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज. और जो ये लैंड होते हैं टू द मेन सिटी, ये जो लैंड होते हैं ये मेन सिटी को मोस्टली क्या प्रोवाइड कराते हैं? गुड्स, सामान और सर्विसेज, सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं. तो इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली जो था गैरिसन टाउन था, वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अब ज़रूरत थी इसको कंसोलिडेट करने की. कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा और मजबूत करने की ज़रूरत थी. और जब धीरे धीरे जब लैंड बड़ा होता जाएगा, किंगडम बड़ा होता जाएगा, तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी होगी कि किस तरीके से उसे स्ट्रॉन्गली रूल किया जाए. तो इसके लिए सबसे पहले जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने सबसे पहला जो उनका काम था ये था कि उन्होंने स्लेव्स थे, स्लेव का मतलब होता है दास, उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक्स दी. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टेन्स एज गवर्नर, द अर्ली Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called bandega in Persia.
क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा हुए, चाहे वो इंडिया के हो या फिर बाहर से किसी कंट्री से आके जिन्होंने यहाँ पर रूल किया हो, उन्होंने मोस्टली जो हाई जो ऑफिशियल्स स्टेटस होते थे उसमें एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है अमीर आदमी, लैंडेड चीफ्टेन्स का मतलब होता है ऐसे मुखिया जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और जो वो उस ज़मीन के मुखिया कहलाते हैं। तो अपने भाई बहन या अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स या फिर अमीर इंसान को गवर्नर की पोजीशन देने के बजाय इन्होंने स्लेव्स को पोजीशंस दी। मतलब अब स्लेव क्या हो गए थे, इनके टाइम पर इम्पॉर्टेंट हो गए थे। स्लेव को ये ज़्यादा वफ़ादार मानते थे क्योंकि जो स्लेव्स होते थे उनकी कोई अपनी फैमिली नहीं होती थी और एक तरीके से ये राजा के अधीन हुआ करते थे और इसीलिए ये राजा के लिए बहुत वफ़ादार होते थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स ने क्यों स्लेव्स को इतनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी। तो जो इल्तुतमिश था फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगा। तो बंदगा जो होता है, बंदगा वर स्लेव्स इन दिल्ली सल्तनत हु परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ये डेफिनेशन आती है, इम्पॉर्टेंट है कि हु वर बंदगान। बंदगान वर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में स्लेव्स को परचेज किया जाता था स्पेशली फॉर द मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस में उन्हें अपॉइंट करने के लिए परचेज किया जाता था, ख़रीदा जाता था। तो उन स्लेव्स को क्या कहा जाता था, बंदगा कहा जाता था, जिसका पर्शियन जो ये बंदगा शब्द है वो एक पर्शियन शब्द है। They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom। और इन स्लेव्स को स्पेशली ट्रेंड किया जाता था ताकि वो किंगडम के जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं उनको अच्छे से, उन पोस्ट को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them। क्योंकि जो ये स्लेव्स होते थे ये टोटली डिपेंडेंट होते थे अपॉन देयर मास्टर। जो उनके राजा होते थे टोटली उन पर डिपेंडेंट होते थे क्योंकि इनकी कोई अपनी फैमिली नहीं होती थी। द सुल्तान को ट्रस्ट, और इसीलिए सुल्तान उन पर ट्रस्ट कर सकता था एंड रिलाई अपॉन देम, और उन पर विश्वास कर सकता था। द खलजी एंड तुगलक्स continued to use बंदगा and also raised people of humble birth। और इस तरीके से जो तुगलक्स और खलजीज थे इन्होंने इस सिस्टम को, जो बंदगा सिस्टम था, जो स्लेव सिस्टम था, उसे कंटिन्यू रखा। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, और ये जो बंदगा होते थे ये इनके क्लाइंट्स होते थे। क्लाइंट्स का मतलब होता है समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। जो किसी और के प्रोटेक्शन में रहता है उसे क्लाइंट कहते हैं। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और इस तरीके से उन्हें हाई पॉलिटिकल पोजीशन देते रहे। They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability। लेकिन इसके बावजूद, इस सिस्टम के बावजूद हमेशा जो राजनीति थी उसमें इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी रहती थी। इसके क्या रीज़न थे, व्हाट वर द रीजंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल। जो स्लेव्स और क्लाइंट होते थे वो अपने राजा के क्या होते थे, लॉयल होते थे, बहुत ईमानदार रहते थे उनके प्रति। एंड पेट्रॉन्स, और जो उनके संरक्षक होते थे। पेट्रॉन्स का मतलब आप जानते हैं कि पेट्रॉन्स संरक्षक होते हैं जो किसी को संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करते हैं। बट नॉट देयर एयर्स। एयर्स का मतलब होता है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब राजा के जो बच्चे होते थे जो आगे चलकर राजा बनते थे वो उनके लिए लॉयल नहीं होते थे, और ना ही राजा उनके जो पिता होते थे, उनके जो स्लेव्स होते थे, ना ही वो उनके लिए इतने मतलब उनको ही अपना स्लेव्स बनाते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। नया सुल्तान अपना खुद का सर्वेंट्स रखता था। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। और जब एक नया सुल्तान बनता था तो ऑफनली क्या होता था, मोस्टली क्या होता था कि जो पुराना स्लेव होता था और जो नया स्लेव होता था जो कि हाई पोजीशन के लिए आपस में क्या करते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी इलाइट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन तारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉन्ड टू हाई ऑफिसेज। और इसके साथ साथ एक तो प्रॉब्लम ये होती थी कि न्यू एंड ओल्ड
nobility conflicted when the new king appointed। जब नया किंग अपॉइंट किया जाता था, नया किंग बनाया जाता था, तो उस वक्त ओल्ड और जो पुरानी नोबिलिटी होती थी वो आपस में क्या करती थी, कॉन्फ्लिक्ट करती थी टू गेट द हाई पोजीशन। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो विद्वान लोग होते थे, जो एरिस्टोक्रेट होते थे, वो क्या करते थे, वो लोग भी शॉक्ड थे कि किस तरीके से एक राजा स्लेव्स, गुलामों को हाई पोजीशन दे रहा है। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq's monarch appointed military commanders and governors of territories of varying sizes। जो पहले के सुल्तान्स थे दिल्ली के, उन्हीं की तरह खलजी और तुगलक्स ने भी अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, इन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर्स बनाया हुआ था ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइजेस। ऐसी टेरिटरीज जिनके साइज़ डिफरेंट होते थे, और यही टेरिटरीज़ को क्या कहलाती थी उस टाइम पर, इक्ता कहलाती थी। तो इक्ता की अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे इक्ता को डिफ़ाइन? द स्मॉल टेरिटरीज ऑफ अ किंगडम इज़ नोन एज इक्ता, जो वॉज नोन एज इक्ता। जो दिल्ली सल्तनत में जो किंगडम होता था उसमें जो छोटी छोटी टेरिटरीज होती थी उन्हें इक्ता कहा जाता था। एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुफ्ती। और उस इक्ता के लिए जो ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता था या जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, उस इक्ता को लुक आफ्टर करने के लिए उसे इक्तादार या फिर मुफ्ती कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। और इन मुफ्तीज़ की या फिर इक्तादार की जो ड्यूटी होती थी टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स, इनका काम होता था कि मिलिट्री कैंपेन्स मतलब जब राजा इन्वेड करता था, आक्रमण करता था, तो इनके पास जो मिलिट्री होती थी उनको मेंटेन करके रखना और अपने इक्ता में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखना। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignment and salary। और इसके बदले to maintain an आर्मी को मेंटेन करने के साथ साथ और अपने एकता में टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बनाने के साथ साथ जो उसे सैलरी मिलती थी वो रेवेन्यू की फॉर्म में मिलती थी। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में वो रूल करता था या लुक आफ्टर करता था, उस एरिया में उसे राइट था कि वो रेवेन्यू उस एरिया से कलेक्ट कर ले, और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो एज अ सैलरी अपने पास रखता था, और उसमें से कुछ पार्ट सोल्जर्स को मेंटेन रखने के लिए यूज़ करता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स, और इसके साथ साथ अपने सोल्जर्स को भी वो पे करता था फॉर दीज रेवेन्यू, फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़, इस रेवेन्यू से। कंट्रोल ओवर मुफ्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। और जो इक्तादार होते थे, जो मुफ्तीज़ होते थे, इनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि अपने एरिया में मनमानी ना करे, अपनी मर्ज़ी से रेवेन्यू कलेक्ट ना करे, इसीलिए इन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था दिल्ली सुल्तान्स के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी पोजीशन होती थी दैट वाज नॉट हेरिटेबल, ये हेरिटेबल नहीं होती थी। इसका मतलब कि जो एक इक्तादार होता था, एक इक्ता में जिसे अपॉइंट किया जाता था एज अ इक्तादार, उसकी पोजीशन हेरिटेबल नहीं होती थी। मतलब उसका बेटा आगे जाकर उसका फैमिली मेम्बर या फिर उसका बेटा इक्तादार नहीं बनता था, बल्कि किसी और को उसके मरने के बाद या उसे पोजीशन से हटाने के बाद किसी और इंसान को, मोस्टली जो स्लेव होता था, उसे इक्तादार बनाया जाता था। तो सबसे पहले जो पोजीशन होती थी इक्तादार की दैट वाज नॉट हेरिटेबल, वो हेरिटेबल नहीं होती थी। एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्ता, और दूसरी जो स्टेप लिया गया इन पर कंट्रोल करने के लिए दैट वाज जो इक्ता होता था वो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्हें दिया जाता था, और कुछ समय बाद दे शिफ्टेड टू अनदर इक्ता, इन इक्तादार्स को दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता था और उस एरिया को वहाँ पर उन्हें लुक आफ्टर करना था। मतलब जो इनकी पोजीशन होती थी और साथ ही साथ जो इक्ता होता था, जो एरिया होता था, वो भी इनको लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जाता था। मतलब इनका ट्रांसफ़र चलता रहता था एक जगह से दूसरी जगह। दीज
harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और इस तरीके के जो रूल्स थे उन्हें बहुत रिजिडली, रिगोरसली मतलब होता है रिजिडली, हार्शली लागू किया गया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर। रेन मतलब होता है द टाइम पीरियड ऑफ अ किंग। किसी भी किंग का जो टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम से उसने रूल करना शुरू किया और कितने टाइम तक किया, उसे रेन कहा जाता है। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड, और जो थर्ड स्टेप था इन पर कंट्रोल करने के लिए, इनको सुपरवाइज करने के लिए एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता था। वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुफ्तीज़। मुफ्तीज़ जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ये ध्यान रखा जाता था कि जो स्टेट ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि उस एरिया में कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा पर पर्सन, या उस एरिया में कितना टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होगा, मुफ्ती उसी के ही अकॉर्डिंग, स्टेट ने जो पहले से डिसाइड कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ले। इसको भी सुपरवाइज किया जाता था बाय अपॉइंटिंग अ ऑफिशियल अकाउंटेंट, ठीक, जो अकाउंटेंट होता था, ठीक है। केयर वॉज टेकन दैट द मुफ्तीज कलेक्टेड only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। और ये ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती उतना ही टैक्स कलेक्ट करे जितना कि स्टेट ने पहले से डिसाइड कर रखा है, और उतने ही सोल्जर्स रखे जितने कि राजा ने उसे रखने के लिए बोला है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। स्मॉल एरियाज़ विच वर नोन एज इक्ता, जिसे इक्ता कहा जाता था, वहाँ पर एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था हु वाज नोन एज इक्तादार, और साथ ही साथ इक्तादार्स को कंट्रोल करने के लिए भी ऑफिशियल्स रखे जाते थे। तो इस तरीके से इतने बड़े किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, दिल्ली सुल्तान्स ने जैसे ही जो दिल्ली के आसपास का एरिया था उसे अपने कंट्रोल में लिया, दे फोर्स्ड द लैंडेड चीफ्टेंस